गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 9 चैप्टर 4 जलवायु का अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे हम यहाँ पे जलवायु क्या है ना। जलवायु क्या है, मौसम क्या है, ये सारे फैक्टर अपन देखेंगे। जलवायु लंबी अवधि के लिए उस प्रदेश विशेष में होने वाले परिवर्तनों को देखा जाता है, जबकि मौसम क्षणिक होता है। इन सब चीज़ों का अध्ययन इस पाठ के अंदर हम करेंगे, देखेंगे। पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों एवं अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यही हैं। तो क्या कह रहा है, किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए कितने तत्व की आवश्यकता हो? 3 मूल तत्व होते हैं। वो तत्व कौन कौन से हैं? स्थलाकृति, उस क्षेत्र की स्थलाकृति किस प्रकार की है, अफवाह किस प्रकार का है, और तीसरा कारक क्या हो गया? जलवायु। इन 3 आधारों पर उस क्षेत्र का हम क्या करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन कर सकते हैं। हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई महीने गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकेंगे। तो इन चीज़ों का सारा ध्यान में रखना है कि ये जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर यहाँ पर अपन को मिलेंगे। अब ध्यान से देखना है। एक विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि, और समयावधि भी बताइए, कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। इससे ऊपर 30, 40, 50, 60, 70 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 30 वर्ष होगा तो जलवायु में आएगा। तो कह रहा है एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। तो जलवायु की परिभाषा हो गई है। जलवायु किसे कहते हैं? तो ये अर्थात इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे कि जलवायु लंबी अवधि के लिए होता है। वो अवधि कितनी? 30 वर्ष से अधिक, है ना। मौसम संबंधी सारी जो परिवर्तन होते हैं वो जलवायु में पढ़े जाते हैं। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडल की अवस्था को बताता है। देखो दोनों में अंतर बता रहा है, मौसम और जलवायु। मौसम क्या होता है? एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को बताता है कि आज मौसम कैसा है ना। मौसम एवं जलवायु के तत्व एक जैसे होते हैं। जैसे कैसे? तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। तो क्या कह रहे हैं? मौसम और जलवायु के तत्व एक ही होते हैं, और इनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो गए? तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षा एक ही होते हैं। तो ये उस क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। मौसम क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए मौसम खराब हो जाता है, वापस सही भी हो जाता है। तो अधिकतम अवधि उसकी होती है 1 सप्ताह, जबकि जलवायु में उसकी अवधि लगातार 30 साल या 30 साल से 40, 50 लंबी अवधि का होता है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में ही कई बार बदलती है। क्या कह रहा है ये? मौसम की अवस्थाएं एक दिन में कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र एवं शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म या शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया जा सकता है या गया है। अंडरलाइन करें इसको। महीनों की औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को कितने ऋतुओं में? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु पर विभाजित किया गया है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बताया, देखो, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है। ये प्रश्न बनता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई? तो अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अंडरलाइन करिए, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? मानसूनी। एशिया में इस प्रकार की जलवायु कहाँ? एशिया महाद्वीप में इस प्रकार की, किस प्रकार की? मानसूनी जलवायु। और कहाँ मिलती है? तो दक्षिणी
तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण एवं उसके दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एकरूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान और वर्षण को लेकर देखते हैं। तापमान और वर्षा, जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ वर्षा भी ज़्यादा होगी। इस संबंध को हम देखेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। गर्मियों में राजस्थान की मरुस्थल में कुछ स्थानों पर तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। राजस्थान का जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, वहाँ पर तापमान कितना 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जबकि देखो तुलना कर रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास जो जिला है का तापमान -45 सेंटीग्रेड तक हो जा सकता है, जबकि थिरुवनंतपुरम केरल के अंदर में ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस हो सकता है। क्या आप जानते हैं कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है ना, दिन का तापमान और रात का। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन एवं रात का तापमान अलग अलग लगभग समान ही रहता है ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों तटवर्ती समुद्री तटवर्ती भाग हैं, इसलिए यहाँ पर पाया जाएगा, है ना। अब वर्षण, यह हो गया तापमान आपका। अब हम दूसरा फैक्टर देखें, वर्षा। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि उसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, बर्फ के रूप में, तथा देश की शेष भाग में वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर के लद्दाख एवं पश्चिम राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। देखो मेघालय में कितना 400 सेंटीमीटर, और वहीं राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में कितना 10 सेंटीमीटर से कम होता है। कितनी विभिन्नता है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, ठीक है ना। लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु का तट पर अधिकतर वर्षा कहाँ होती है, अक्टूबर और नवंबर शीत ऋतु में होती है। ये अंतर अपन को देखना है वर्षा में, तापमान में। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर कम होता है। कहाँ पर? जो तटीय क्षेत्र हैं दक्षिणी भारत के अंदर, वहाँ पर तापमान में अंतर कम पाया जाता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी एवं ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। उत्तरी मैदान यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब वाला ये क्षेत्र है, इसमें क्या हो जाए, जैसे जैसे आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाओगे तो क्या होता है, वर्षा की मात्रा घटती जाती। पूर्व में बहुत ज़्यादा है असम मेघालय के अंदर, और जो आप इधर आओगे, है ना, राजस्थान की तरफ पश्चिम में, तो मात्रा घटती जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विभिन्नता लाती है, जो उसके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। जलवायु नियंत्रण। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। पहला है अक्षांशीय, उस प्रदेश की अक्षांश वो प्रदेश कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, उसके आधार पर वहाँ की जलवायु होगी। फिर दूसरा है तुंगता यानी ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच। ये 6 लक्षण क्या करते हैं, उस क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, जलवायु को, किस क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कोई 2 कारक लिखो, तो उसमें से लिखना है आपको ना। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर, विषुवत रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो है विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर हम जाएंगे तो तापमान घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तो तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान की अक्षांशीय तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु, इस
प्रकार यह तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जो समुद्र तटीय प्रदेश हैं वहाँ पर कैसा होता है जलवायु, सम, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडी। जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है ये प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म ठंडी धाराएं बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो तब वह तट गर्म एवं ठंडा हो जाएगा। विश्व में अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित क्यों है। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवनोन्मुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है अक्षांश। कर्कवृत्त देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कच्छ के रण, गुजरात से लेकर के आप अरुणाचल प्रदेश तक, है ना। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त की दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, है ना। इसलिए कह रहा है दक्षिण में स्थित है जो उष्णकटिबंध, दक्षिण का भाग जो होगा कर्क रेखा के नीचे का भाग उस उष्णकटिबंध होगा। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग क्या होगा, उपोष्णकटिबंध होगा। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों ही विशेषताएं उपस्थित हैं। ऊंचाई, भारत की उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी, 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वत के कारण इस क्षेत्र में मध्यम एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर उसको करेंगे। कल हम वायुदाब एवं पवन का अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर हैं, देख लीजिए। ये पहला कुछ करना है आपको ऑब्जेक्टिव, इसके चारों, और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लिखने हैं। यहाँ तक करना है आपको, दूसरे का पहला। धन्यवाद।